Okay. Yeah. So good evening, everyone. This is Satyajit, and you all know, today I'm here to deliver a session on crime and its investigation. Okay. We'll just wait for the host club to. Okay. So Vandit, are you there? Okay. So Vandit is here. Okay. Hello, Vandit. Yeah, we'll just wait 2-3 minutes so other people will be joining and I'll begin. So Vandit, if you have any instructions for me, you can write it down in the comments. Hello Naman. I know everyone is getting bored at home, like in this lockdown. Yeah, like many cities have different situations. Okay, so yeah, good to go. You can start. Okay. So hello everyone, very good evening. This is Road Tractor Satyajit Karale Patil, President of Marathwada Mitra Mandal Road Track Club, RID 3131, Pune. Yeah, and basically, yeah, I'm in the last year of my law. Yeah, in next some months I'll be a lawyer, and yeah, like basically I'm a multitasker. And I'm in Rotaract because I just love to have a good network, good friends, and I love somewhere I feel that we should be part of our society. So Rotaract is a part of our society by every possible way. Yeah, so I'm in the Rotaract. So I've completed my 5 years in the Rotaract. Yeah, so we'll start. So yeah, thank you, Bhavdeep. Okay, so basically today's topic is crime and its investigation. So guys, I'll tell you. Okay, it's I will not take it too much seriously, but I'll everyone is comfort. If you want me to speak in Hindi, you can mention in the comments, guys. ओके वंदित, मैं हिंदी में बात करूँ या इंग्लिश चलेगा? ओके, हेलो वर्षा जी. ओके, सो ओके, सो बेसिकली गाइस देखो, जो भी अभी ये क्राइम का एंड इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर होता है वो CRPC में दिया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है. और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स में बेसिकली क्रिमिनल मैटर्स डील किए जाते हैं, एंड CPC दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड, उसमें सिविल नेचर के मैटर्स डील किए जाते हैं. तो दोनों का भी प्रोसीजर्स उस हिसाब से दिया गया होता है. सो अभी देखो, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम. जैसे अभी आपको पता है, आप साइबर क्राइम्स भी होते हैं, मर्डर होता है, रेप होता है, चोरी होती है, डकैती होती है. इस सभी तरह के बहुत सारे अलग अलग क्राइम्स होते हैं. जस्ट सभी तरह के बहुत अलग अलग क्राइम्स होते हैं. सो बेसिकली हम एक छोटे छोटे एग्जांपल्स देके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. हिंदी? यस यस. ओके वंदित, बहुत सारे लोगों का कहना है कि हिंदी. सो ओके, सो गाइज मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बताऊंगा, डोंट वरी. सो एज यू नो, साइबर क्राइम. ओके, सो आपको पता है आपके फेसबुक पे ऐसे बुरे कमेंट्स आते हैं. वेन एवर यू सीन सम ऑफेंसिव कमेंट्स और बैड कमेंट्स ऑन योर फेसबुक, you somewhere you feel you go and you should be that account holder person. But yeah, somehow it's very difficult to find that person and do the necessary things. So basically अभी जो भी ये होता है, ये साइबर क्राइम के अंडर आता है. अगर कोई आपका अभिजीव कमेंट आपके इस पे करता है, कोई आपके ऊपर मीम बनाता है,
या कोई भी जैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे है, आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हो। जैसे भी आपने देखा कोविड-19 में बहुत सारे लोगों के ऊपर क्राइम रजिस्टर किया गया, गुना दाखिल किया गया, क्योंकि उन्होंने जो कोविड-19 की इन्फॉर्मेशन थी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी है। तो बेसिकली अभी मैं एक एग्जांपल देके करता हूँ, ठीक है। एक सपोज़ आपके ऊपर कोई मीम बना है, कोई मीम पेज है फॉर एग्जांपल, सो आपको उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करना है। तो बेसिकली हर सिटी में साइबर पुलिस स्टेशन होता है। हर पुलिस स्टेशन में लाइक साइबर पुलिस स्टेशन में आपको जाना होता है। आपकी जो कंप्लेंट होती है, आपको रिटर्न कंप्लेंट देनी होती है, वो पेज का पूरा नाम या कब किया गया है, एंड देन यू हैव टू यू नो सबमिट द कॉपी ऑफ दैट मीम ऑल्सो। आपको उसका प्रिंट आउट लेना पड़ता है, जो भी मीम आपकी बना हो या बुरा, जो भी ऑफेंसिव जो भी आपकी थिंग है उसके ऊपर, तो फिर आपको साइबर पुलिस स्टेशन में करता है। देन अभी ये जो फेसबुक एंड इंस्टा है, ये तो इंडिया से नहीं है, आपको अच्छी तरह से पता है। या ऐसा नहीं है जैसे हमें उनका कुछ एड्रेस पता है, यहाँ पे इंडिया में इनका ऑफिस है, यहाँ पे हम जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। सो फॉरेन कंट्रीज़ में इसका या वहाँ से ऑपरेट होता है ये सब। तो हमारा जो साइबर सेल होता है वो हमारा पूरा इंफॉर्मेशन लेके उसका एक फ़ाइल बनाता है। देन वो इंस्टाग्राम या फेसबुक उनको ईमेल थ्रू कांटेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से उनका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। देखो, पहले हम लोग तो हमारा कंप्लेंट सबमिट करते हैं साइबर स्टेशन में, देन वहाँ से उसका एक फ़ाइल बनाया जाता है। देन हमारा जो भी इशू होता है उस इशू से रिगार्डिंग इंस्टाग्राम को या फेसबुक को ईमेल किया जाता है। देन फेसबुक से या इंस्टाग्राम से क्विक रिप्लाई कभी नहीं आता है। उसके लिए मिनिमम 1 या 2 महीने लगते हैं, मिनिमम 1 या 2 महीने लगते हैं। एज़ पर माई एक्सपीरियंस इट टुक्स लाइक 2.5 months, ओके। सो जब तब उनके पास से पता चलता है कि कौन सा यूज़र आईडी है, कौन से ईमेल आईडी से वो रजिस्टर किया गया था, क्या किया गया था, ओके। तो इस लाइक ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है नहीं कि आपके ऊपर मीम बना है और बहुत सारा ऐसे ट्रैक किया जाए, ये किया जाए, हैक किया जाए। इट डजेंट वर्क लाइक दैट, जैसे हम मूवी में देखते हैं। तो फिर इंस्टाग्राम से रिप्लाई आने के बाद आपको बताया जाएगा कि ये इनका एक्सेस है, ये लोग है, इसका नाम या ये ईमेल आईडी से किया गया, आप जानते हो या ये किसका है, क्या है। अगर नहीं भी जानते तो फिर अगेन दैट पुलिस विल फाइंड आउट एवरीथिंग, एंड देन जिस पर्सन ने भी किया होगा उसके पास पहुंचा जाता है, एंड देन जो भी उसके लिए पनिशमेंट दिया गया है लॉ में वो होता है। हम और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप समझ लो अभी मर्डर का एग्जांपल ले लो, ठीक है। मूवीज़ में देखते हैं, हम धमकी दे देते हैं, मार डालूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। बहुत आसान होता है बोलना, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, और करना भी नहीं चाहिए, सब सोचना भी नहीं चाहिए, ओके। सो सपोज़ अभी कोई मर्डर हो गया, कोई एरिया में मर्डर हो गया है, तो सबसे पहले पुलिस वहाँ पे आती है, तो पंचनामा किया जाता है, स्पॉट का इंस्पेक्शन किया जाता है पूरा। तो देखा जाता है, बॉडी फ़ोटोज़ निकाले जाते हैं, बॉडी कौन से पोजीशन में पड़ी है, क्या है, आजू बाजू में कुछ उन्हें या हथियार वगैरह मिलता है क्या, वो भी चेक किया जाता है। कुछ भी वेपन मिला तो वेपन को सीज किया जाता है। जो जो स्पॉट्स पे सपोज या आर्टिकल्स या वॉलेट वगैरह एनीथिंग, इफ़ पुलिस फाउंड, they need to maintain a record of it कि we found this things on the spots, we found this with the dead body। सब उसका एक फ़ाइल बनाना होता है, और इसके लिए पुलिस लॉकर रूम होता है, ठीक है। पुलिस लॉकर रूम में लाइक वो हर पुलिस स्टेशन में होता है लॉकर रूम, वहाँ पे किसी को एक्सेस नहीं होता है। उसके लिए सिर्फ जो अपॉइंटेड ऑफिसर्स रहते हैं उनको ही वहाँ एक्सेस रहता है। तो पुलिस लॉकर रूम में वो सारा सामान रखा जाता है। देन उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। फिर पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि कैसे लाइक आप मूवीज़ में तो देखते हो कि बताते हैं इतना क्या, बेसिकली पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि कितने देर पहले इसका लाइक मौत हुई होगी, थोड़ा सा उसके ऊपर डॉक्टर बताते हैं। देन बॉडी पे कितने घाव है या कितने बुलेट्स लगी है, कहाँ कहाँ लगी है, पूरे प्रॉपर डिटेल में मेंशन किया जाता है। देन अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कैसे करती है,
तो बेसिकली आजू बाजू के सीसीटीवी फुटेज वगैरह पुलिस देखती है, उसका कुछ अगर जिसकी मौत हुई है उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो है या नहीं पहले का, वो पुलिस चेक करती है। अगर वो रहता है या उसकी किसी से दुश्मनी है नहीं, फैमिली से इंक्वायरी की जाती है। तो इस सभी तरह से ये होता है, और कहीं ना कहीं उन्हें क्लू मिल ही जाता है। हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, दे आर वेरी शार्प एंड वेरी क्लेवर, एंड या वी हैव स्पेशलिस्ट इन आवर डिपार्टमेंट्स। हर चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट होता है डिपार्टमेंट में, तो वो सारे उस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन का हेड रहता है उसको आईओ बोलते हैं। आईओ मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। सो ये मैट्रिक कोर्ट में जाता है। ओके, सो कोर्ट में भी इसका रिपोर्ट वगैरह सब सबमिट करना पड़ता है। तो अभी अगर सपोज मर्डर का ऑफेंस है, सो ऐसे अगर फॉर एग्जांपल ले लो, अभी हम आपके रोट्रैक्टर वंदित का एग्जांपल ले लेते हैं। वंदित ने XYZ पर्सन का मर्डर कर दिया, तो इट विल बी लाइक वंदित वर्सेस स्टेट। तो अभी गुजरात में हुआ होगा तो स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र में होता स्टेट महाराष्ट्र। सो इस तरह से वो किया जाता है। तो फिर उसको सेक्शन 302 के हिसाब से उसको पनिशमेंट दिया जाता है। 300 सेक्शन 300 में उसका मर्डर का डेफिनेशन दिया गया। अभी आप समझ लो, देखो रेप केसेस होते हैं। हम लोग रेप होने के बाद बहुत सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को गालियाँ देते हैं, सिस्टम को गालियाँ देते हैं, देन हम मोर्चे निकालते हैं। ठीक है, एक मॉरली हम कह सकते हैं कि मॉरली सभी लोग गुस्सा होते हैं, एक तरह से वो मॉरली वो भी सही है मोर्चा निकालना या कंडोलेंसेस देना। आई एग्री ऑन दैट, बट समवेयर यू शुड अंडरस्टैंड कि इमिडिएटली ऐसे रेपिस्ट को पकड़ना या किसने क्या किया है ये पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसके लिए हमारी जो पुलिस होती है या जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, एक्सपर्ट्स होते हैं, पूरी दिन रात एक कर देते हैं। अभी सपोज जहाँ भी रेप हुआ होता है, तो रेप पे भी देखा जाता है सब तरह किस तरह लाइक कहाँ पे रेप हुआ है, कौन सी प्लेस पे रेप हुआ है, आजू बाजू में किसी ने देखा या नहीं देखा है, वहाँ पे इंक्वायरी की जाती है। वो लड़की का पता बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, रेप करते लोग चेहरा या वो सब पत्थर से बिगाड़ देते हैं या किसी भी चीज़ से बिगाड़ देते हैं, फिर या रेप करके वैसे ही छोड़ देते हैं। अगर बच जाते हैं तो विक्टिम बच जाती है, नहीं तो उसकी भी मौत हो जाती है। तो एटलीस्ट फिर अभी उसके बाद में जो विक्टिम रहती है वो उसका पहले अगर ज़िंदा है, उसका स्टेट ऑफ माइंड पहले उसका देखा जाता है, वो स्टेबल है या नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेबल नहीं होते। इट टुक्स टाइम टू स्टेबल, उनको स्टेबल होने के लिए। और तब तक हम इधर मोर्चे निकाल चुके होते कि ये रेप हुआ है, पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। बट पुलिस को एटलीस्ट कुछ ना कुछ क्लू तो मिलना चाहिए, तो वो देखते हैं, फिर उनके फ्रेंड से इंक्वायरी करते हैं, फैमिली से इंक्वायरी करते हैं। बट जब तक विक्टिम स्टेबल नहीं होता है, विक्टिम का बयान नहीं लिया जा सकता। जब विक्टिम स्टेबल होता है, देन उनका जो भी स्टेटमेंट रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर, इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। बेसिकली अभी आजकल इतना टेक्नोलॉजी है कि सपोज हॉस्पिटल में विक्टिम्स रहते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो मैजिस्ट्रेट बेसिकली वो अटेंड करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। और जो डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं या पुलिस रहते हैं, वो उन्हें सब चीज़ें पूछते हैं, एंड देन कुछ ना कुछ क्लू पुलिस वालों के हाथ पे लगता है, एंड देन उस हिसाब से धीरे धीरे सब एक एक क्लू जमा करके उसका प्रॉपर फाइल बना के वो अक्यूज को पकड़ के, मोस्ट ऑफ द टाइम अक्यूज भाग जाते हैं, उनको पकड़ के बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है कि दूसरी स्टेट में भाग जाता है। तो फिर दूसरी स्टेट के पुलिस को इन्फॉर्म, कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है। ये कोर्ट से एक स्पेशल ऑर्डर्स रहते हैं कभी कभी पुलिस को कि यहाँ की ये स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जाके उनको अरेस्ट करके लाती है वहाँ के स्टेट के हेल्प से, तो और वहाँ के स्टेट के पुलिस के हेल्प से, तो वहाँ जाके उनको पकड़ के लाना, देन कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। देन जो भी रेपिस्ट रहता है वो पूरा सब चीज़ तो बताते नहीं है, बट पुलिस उनको इंक्वायरी करते हैं, जिसे हम पुलिस कस्टडी बोलते हैं। ठीक है, तो पुलिस कस्टडी में पूरे उनकी इन्फॉर्मेशन ली जाती, कैसे किया, क्या किया, कितने लोग थे,
कब हुआ ये सब, कब से, या तुम पहले से उसको फॉलो कर रहे थे, क्या हुआ, पूरी इन्फॉर्मेशन ली जाती है उन अक्यूज से। एंड देन उसका एक रिपोर्ट बनाता है, चार्जशीट होती है, और चार्जशीट कोर्ट में फाइल होती है, एंड देन वो अक्यूज को कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। अभी पूना में एक गैंग था, हम गैंग ही कह सकते हैं, एक पूना में बहुत पॉपुलर कॉलेज है अभिनव कॉलेज, उसके कुछ स्टूडेंट्स थे। तो बेसिकली सारडा मर्डर केस है ये एक। तो उसमें क्या किया करते थे ना वो लोग कि उनका मारने का जो तरीका था वो सेम ही था, जैसे मूवी में देखते ना, वो मार के ना डेड बॉडी ड्रम में डाल देते थे। आपको पता है ना, ऑयल का या ऐसे पानी का बड़ा ड्रम होता है, उसमें डेड बॉडी डाल देते, या तालाब में वगैरह डेड बॉडी फेंक देते थे। जैसे पूना जैसे सिटी में ये होता था, बहुत बहुत पहले का। इसके ऊपर मूवीज़ भी आया है। तो ये 4 अक्यूज थे उसमें। तो उसमें का एक जो अक्यूज था, मतलब पुलिस को कुछ उनके खिलाफ प्रूफ नहीं मिल रहा था, कुछ क्लू नहीं मिल रहा था, बट लकीली उन चारों अक्यूज में से जो चारों ने रेप किया, मर्डर्स किए थे, वो चारों में से एक जन ने बताया कि मतलब वो हॉस्टाइल विटनेस हो गया जिसे हम कहते हैं। तो उसने गवर्नमेंट के फेवर में जवाब दिया कि ये जो सारे मर्डर्स हमने किए, इतने इतने लोग थे, यहाँ पे हमने हथियार छुपाए। देन जैसे जैसे उसने स्टेटमेंट दिया, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती गई। फिर जहाँ भी उसने बताया गया जो स्पॉट पे, वो स्पॉट पे पुलिस गई, वहाँ से हथियार ढूंढे, वो लेके आई हथियार, कस्टडी में लिए। एंड देन इस तरह से वो एक ये हुआ है, इन्वेस्टिगेशन किया गया। एंड देन कोर्ट ने चारों को भी फांसी दे दी गई थी, क्योंकि बहुत सारा बहुत ही क्रूएल्टी से किए गए मर्डर्स था। एंड जो भी जो हॉस्टाइल विटनेस था, वो जब जेल में था तब उसने येस आई एम गिल्टी ये बुक उस पर लिखी है, आपको मार्केट में अवेलेबल, इजीली अवेलेबल हो जाएगी, येस आई एम गिल्टी। क्योंकि अभी मुझे अक्यूज़ का नाम याद नहीं आ रहा है, बट आपको मार्केट में आपको वो बुक मिल जाएगी, येस आई एम गिल्टी। देन अभी हम आते हैं ओके बेसिकली इस पे डोमेस्टिक वायलेंस पे। अभी तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या है आपको अच्छी तरह से पता है, मे बी बहुत सारे मोस्ट ऑफ द लोगों ने एक्सपीरियंस किया होंगे, सुना होगा डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर्स में, क्योंकि इसका जो रेट है डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत ज़्यादा है। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, बेसिकली जो वाइफ होती है उसको हस्बैंड या हस्बैंड के फैमिली या हस्बैंड के रिलेटिव्स जो भी क्रूएल्टी उसे करते हैं, उसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। तो अभी डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम अभी पहले तो क्या होता था, डायरेक्टली अरेस्ट हो जाती थी, बट अभी ऐसा नहीं होता है। अभी एक उनके लिए इंक्वायरी बूथ सेटअप किया गया है कि पुलिस पहले वेरीफाई करती है कि सच में, क्योंकि पहले क्या है, जो मेल रहता था, जो हस्बैंड रहता था, उसको बोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया जाता था। सपोज़ अभी डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर्ड हुआ है, हस्बैंड और वाइफ एक साथ रह रहे हैं और उनके सास ससुर भी और अलग रह रहे, तो डोमेस्टिक वायलेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम जो वाइफ रहती है वो क्या करती है, हस्बैंड के साथ उसकी सास को, ससुर को, देवर को, सबके अगेंस्ट कंप्लेंट कर देती है। बट जो प्रेजेंट भी नहीं रहते या उनका कुछ संबंध भी नहीं रहता है, तो अभी पुलिस पहले भी वेरीफाई करती, देखती है मैटर का जेन्युइननेस, बट केस तो स्टैंड हो ही जाते हैं। हम जैसे लॉयर्स रहते हैं जो आप लोगों की केस लड़ते हैं आपको जस्टिस दिलाने के लिए। तो बहुत सारी आज तक की जो भी मोस्ट ऑफ द केसेस प्रूव भी हो चुकी है, और मोस्ट ऑफ द केसेस फेक केसेस भी होती है, जस्ट ऐसे तकलीफ देने के लिए या बदला लेने के लिए हम कह सकते हैं। या सो उसमें अभी डोमेस्टिक वायलेंस केस में भी जैसे मैंने आपको बताया, पहले बुलाया जाता है दोनों को, लाइक उस हस्बैंड वाइफ को, देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं इंसिडेंट्स, फिर कोर्ट में फाइल किया जाता है 498 में 8 के अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। फिर एक तो डोमेस्टिक वायलेंस होने के बाद डिवोर्स मांगा जाता है या फिर मैटर सेटल हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, कंसल्ट किया जाता है दोनों को भी, ओके। तो कंसल्टेंट्स रहते हैं फैमिली कोर्ट्स में ये एंड तो उनको कंसल्ट भी किया जाता है, देखा जाता है। फिर
एंड फिर डिवोर्स के मैटर्स, डिवोर्स भी मांगा जाता है डोमेस्टिक वायलेंस में, क्रूएल्टी एंड कंपेंसेशन भी मांगा जाता है, कंपेंसेशन यानी एंड मेंटेनेंस भी मांगा जाता है। फिर डिवोर्स के लिए सपोज अगर आप ये करते हो, डिवोर्स आपने अप्लाई किया है, तो पहले तो कंसल्ट करते कि आप डिवोर्स ना लो, क्योंकि हमारा जो लॉ है वो कहता है कि आपको मैरिज लाइक इट्स अ सेक्रेड सेरेमनी, ओके, सो एज पर हिंदू लॉ। सो बेसिकली ये जो सेक्रेडनेस है वो संभाल के रखने के लिए ट्राई किया जाता है कि फैमिली इंस्टीट्यूशंस बर्बाद ना हो, फैमिलीज अलग ना हो, एक साथ फैमिलीज जुड़े रहें। सो इसके लिए पहले तो कंसल्टेशन किया जाता है। मोस्ट ऑफ द मैटर्स कंसल्टेशन में सेटल हो जाते हैं। सो 100 में से 10 मैटर्स ऐसे रहते हैं जिनका केस चलता है, बट 90% मैटर्स जो है कंसल्टेशन के वजह से सॉल्व हो जाते हैं। दोनों भी अंडरस्टैंडिंग होते हैं, दोनों भी समझते हैं, एंड समवेयर दे अंडरस्टैंड द सिचुएशंस एंड ऑल एंड देन एक साथ हो जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे भी होता है कि बहुत गंदा रिवेंज लेना होता है, जैसे मैं इसको दिखा के रहूँगी, मैं इसे बता के रहूँगा मैं कौन हूँ क्या हूँ, इस तरह से हस्बैंड वाइफ लिटरली कोर्ट में बिहेव करते हैं। बट एक स्टेज के बाद बहुत कुछ ऐसे होते हैं, एक स्टेज के बाद में फिर ऐसे होता है कि दोनों भी बहुत पछताते हैं, एंड देन दे आर लाइक कि सर नहीं, हमें डिवोर्स नहीं करना है, हमको साथ में रहना है। सो ऐसे भी होता है। तो डिवोर्स अगर होता है तो मेंटेनेंस या उसका अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट वाइफ को दिया जाता है टू मेंटेन हर सेल्फ, ओके। तो और अगर कोई चाइल्ड वगैरह भी रहता है, बच्चा भी रहता है, उसके लिए भी, उसके फ्यूचर के लिए भी मेंटेनेंस का एक अमाउंट कोर्ट डिक्लेयर करके देता है। बेसिकली जो प्लेंटिफ होता है, कंप्लेंट, उसके तरफ से वो मांगा जाता है एंड कोर्ट उसे ये भेज देता है। अभी जो मैटर चलता है डिवोर्स का मैटर, सपोज डिवोर्स का अभी जो हस्बैंड होता है वही अपनी वाइफ को बेसिकली वाइफ को सर्वाइवल के लिए सब कुछ प्रोवाइड कर रहा होता है। तो देन सवाल उठता है उसके सर्वाइवल का। देन इंटरिम मेंटेनेंस की बात आती है, जब कोर्ट क्या करता है कि एक इंटरिम मेंटेनेंस जैसे मंथली 2000, 5000, 6000 अलग अलग अमाउंट्स रहते हैं। कोर्ट जिस पे सेटिस्फाई होता है वो कोर्ट अलाउ करता है कि इतना अमाउंट वाइफ को दिया जाएगा फॉर मेंटेनिंग हर सेल्फ ड्यूरिंग द मैटर्स, एंड उतना मैटर भी हम देते हैं। तो बेसिकली गाइस क्या है ना, मैं ये सब एग्जांपल्स आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस सब में जो है, इसमें रोल जो है पुलिस का रोल हो या हम जो कह रहा हूँ अभी मैं, वो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ये सारी पॉइंट्स में या सारे एग्जांपल्स तभी स्ट्रांग होते हैं, केस तभी स्ट्रांग होता है जब इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांग हो के उसका चार्जशीट या उसका रिपोर्ट स्ट्रांग हो। अगर इन्वेस्टिगेशन ही स्ट्रांग ना हो तो मे बी केस गिर जाता है बहुत, क्योंकि एविडेंसेस नहीं मिलते हमें। और अभी जैसे अभी हम, बस मैं आप सभी को लाइक एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी अभी आपको पता है, अभी कहीं डेकोइटी होती है, कुछ हुई, पुलिस 2-3 घंटे में डेकोइटी के बाद ही इमीडिएटली उन्हें पकड़ लेते हैं। मर्डर के बाद भी इमीडिएटली उन्हें 2-3 घंटे में अरेस्ट हो जाता है, या कहीं चोरी हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भाग जाता है एक्सीडेंट करके, उसे भी पकड़ लाती है, इतने फास्ट है। बट समटाइम्स देयर आर सीरियस नेचर्स ऑफ ऑफेंस, और जस्ट कस्टडी ऑफ चाइल्ड कैसे नट्टी होता है, मोस्ट सिनेरियो गोज टू द मदर, ओके। सो बेसिकली ना, जब चाइल्ड की कस्टडी देनी होती है तब चाइल्ड का एज देखा जाता है। तो चाइल्ड या और मोस्ट ऑफ द टाइम मदर के पास जाता है, क्योंकि बहुत सारे झगड़े जब बच्चा छोटा होता है तभी हस्बैंड वाइफ डिवोर्स का डिसीजन लेते हैं। इसलिए जब तक चाइल्ड को माँ की ज़रूरत होती है, ओके, हमें तब तक चाइल्ड को कस्टडी, मदर की कस्टडी दी जाती है। बट कोर्ट फादर को भी चाइल्ड को मिलने के लिए परमिशन देता है या अलाउ करता है सम टर्म्स एंड कंडीशंस पे। तो इस तरह से चाइल्ड को कस्टडी जाती है, या एंड यस। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन पे आप डाउट करते हो, ऑब्वियसली सवाल उठाने चाहिए, डाउट करने चाहिए, बट हमें प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए। इमोशनली ऐसे सोच के हम एक्यूज को नहीं पकड़ सकते, या किसी को ऐसे किसी को इमोशनली हम फांसी पे नहीं चढ़ा सकते। भले अभी मोस्ट ऑफ द केसेस में फंसाया भी जाता है लोगों को, सपोज नॉट बाय पुलिस, बट रहते हैं अलग अलग लोग जो किसी और को फंसाते हैं
तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करके राइट अक्यूज के तक पहुंचना होता है। इस तरह से तो आप सभी को मैं अपील करूँगा कि जो भी क्राइम्स होते हैं ये होते हैं उसके ऊपर गलत आप सिनारियो उसका ना बनाए या गलत तरीके से ना सोचें। आप प्रैक्टिकली सोचें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, इन्वेस्टिगेशन किस तरह से किया जाता है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन फास्ट होना चाहिए, आई एग्री, और वो होता भी है मोस्ट ऑफ द केसेस में। समटाइम्स नहीं हो पाता है, बट ऐसा नहीं है कि पुलिस कुछ करती नहीं है। तो सबका व्यू है ना, पहले ये चेंज होना चाहिए पुलिस के रिगार्डिंग। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन वो करते हैं इस तरह से वो होता है। नाउ लाइक आप अगर आपको कुछ डाउट्स या कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं लॉ रिलेटेड, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। कि आई थिंक आपके कोई क्वेश्चंस नहीं है मेरे ख्याल से, सो दैट्स रियली गुड। मतलब आप सभी ने कुछ ना कुछ ये सोचा होगा। और अभी आप सभी को पता है जैसे पहले मैटर लोकल कोर्ट में चलता है, जैसे जेएमएफसी कोर्ट में होता है, एंड देन फिर उसके अगर उसके वर्डिक्ट के अगेंस्ट हमें जाना होगा देन सेशन कोर्ट्स में हम जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं, हाई कोर्ट्स में जाते हैं। हाई कोर्ट्स में भी अलग अलग बेंचेस होते हैं, 2 जजेस बेंच, सिंगल जज बेंच, 3 जज बेंच, 4 जज बेंच। देन सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी बेसिकली अपील के लिए होता है, सब मैटर्स में अपील नहीं होता, मोस्ट ऑफ द मैटर्स में अपील किया जाता है। एंड लॉयर को भी पता रहता है कि इसमें अपील करके फ़ायदा है या नहीं है। एंड अभी जो लॉ है, आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि लॉ मोबाइल पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, लॉ बुक्स अवेलेबल है, आप डाउनलोड कीजिएगा। लॉ के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि होता क्या है ना, बहुत सारे लोगों का रॉन्ग व्यू होता है अबाउट द लॉयर्स, अबाउट द लॉ और अबाउट द पुलिस एंड ऑल। सो वो व्यू कहाँ पे चेंज होना चाहिए का कमेंट सबको बताना है। ही सन ऑफ the best criminal lawyer in India and Senior Council of Maharashtra, so he shares of fact with us genuinely good going. Okay, thank you so much Vandit for this. Evidence rechecking कैसे करते हैं? Okay, बेसिकली क्या होता है ना, एविडेंस रीचेकिंग नहीं कह सकते, एविडेंस व्यू एविडेंस वेरीफाइंग हम कहते हैं। और एविडेंस रीचेकिंग नहीं होता है, री इन्वेस्टिगेशन होता है। सपोज अभी कुछ एविडेंसेस मिले हैं आपको, ओके, अभी वेरीफाई कैसे किया जाता है। सपोज अभी फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई मर्डर किया, मैंने बताया कि ये वेपन मैंने वहाँ पे छुपा के रखा है मर्डर के बाद, देन वो वेपन को लाया जाएगा, मैंने जो प्लेस बताया है वहाँ पे वो, या ऐसा कोई भी रैंडम वेपन नहीं ला सकते। वेपन्स पे फिंगरप्रिंट्स रहते हैं, वो चेक किए जाते हैं इसके है या नहीं, उस तरह से उसका जेन्युइननेस ये होता है। और एविडेंस रीचेकिंग नहीं कहते हैं उसको वंदित, उसको री इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये होता है। और एविडेंस रीचेकिंग तब होता है जब फॉल्स एविडेंस हमें अगर लगता है, तो वो एक्सपर्ट्स रहते हैं देखने के लिए कि ये फॉल्स है या सही है। ठीक है, सपोज अभी कोई लेटर हमने लाइक एज कोर्ट में अगर कोई लेटर सबमिट किया गया है कि हाँ ये लेटर इसने मुझे लिखा था या लिख के रखा था, लेटर एज इन कोई भी लिख के रखा होगा, तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है वेरीफाई करने के लिए, हाँ ये सच में इसी की हैंड राइटिंग है या किसकी है, उस तरह से होता है। सो फॉर टुडे like I'm done, and I'm really thankful to my dear friend Rotractor Vandit Mehta, who is secretary of RC Bhavnagar Royal, and thanks to whole Bhavnagar team. And yeah, like I really how they reopen closed file. Okay, so good question Naman. Okay, basically sometimes what happen, why they reopen, this is the big question. Okay, why they reopen? If police see most of the like फाइल्स ज़्यादातर केसेस में रीओपन होते नहीं, क्योंकि हमारा जो केस कोर्ट में जो चलता है सालों तक केस चलते हैं। अभी लैंड्स के आप केसेस देखोगे 10-10, 20-20 साल केस चलते हैं, या बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल केसेस भी है बहुत लंबे टाइम के लिए चलते हैं। सो वो प्रॉपरली डिस्पोज होके ही जाते हैं। बट फाइल्स रीओपन तभी होते हैं जब अगेन अगर उनको लगता है कि सपोज एक तो अपील में आप जाते तब रीओपन किया जाता है फाइल,
बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट अगर आप हाई कोर्ट में जाते हो तब आपको बताया, हाई कोर्ट में रीओपन होती है फाइल, फिर देखा जाता है कि नीचे के कोर्ट ने कौन से मेरिट्स पे या किस इस पे किस एविडेंसेस पे ये वर्डिक्ट दिया है, वर्डिक्ट यानी जो भी ऑर्डर दिया है या जो भी आदेश दिया है कोर्ट का वो सही है या गलत है, वो चेक किया जाता है, तब होता है। फॉरेंसिक का इन्वेस्टिगेशन में क्या रोल है? ओके, सो बेसिकली ये फॉरेंसिक मतलब ये जो पोस्टमार्टम वगैरह रहता है तो वो सब कुछ सही तरह से हुआ है नहीं। अभी जैसे फॉरेंसिक साइंस रहता है, ठीक है, उसके लिए एक्सपर्ट्स रहते हैं, लॉयर्स भी बहुत सारे रहते हैं जिन्होंने फॉरेंसिक साइंस का जिनको नॉलेज रहता है। तो अभी फॉरेंसिक साइंस में बेसिकली अभी पोस्टमार्टम अगर किया गया है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे भी हो सकता है कि वी कैन मैनिपुलेट द डॉक्टर्स एंड वी कैन गेट द फॉल्स रिपोर्ट्स बाय देम, बट तो इसीलिए फॉरेंसिक का इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है बंदे को। या सो आई थिंक suggest few books and movies, documentaries on crime investigation. ओके ओके, तो बुक्स तो आप अगर आप पढ़ते हो तो बेसिकली आप लॉ बुक्स पढ़ो, बेसिकली CRPC पढ़ो, बहुत छोटा सा एक्ट है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, देवर्षि दिस इज़ फॉर यू। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स आप पढ़ लो, उसमें आपको पूरा प्रोसीजर दिया जाता है। IPC पढ़ो, इंडियन पिनल कोड, उसमें आपको पनिशमेंट दी गई, कौन से ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट है। इवन उसमें केसेस भी होते हैं जिसमें अलग अलग केस का आपको नॉलेज मिलेगा, कौन से केस में क्या हुआ था वो। एंड अगर रही बात इसकी मूवीज़ की या डॉक्यूमेंट, जैसे जॉली LLB है, वो ऐसे जैसे दिखाया गया है वैसे रियल में कुछ नहीं होता है जॉली LLB में जैसे दिखाया गया है, तो मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा। बट आप CID भी देखते जाइएगा समवेयर, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स CID एपिसोड्स रहते हैं अच्छे से। देन आप हिंदी में सीरियल आता है सोनी पे, एक में अदालत कुछ तो है उसका, वो आप देख सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, आप क्या कर सकते हो, सूट्स देखा करो। देन इसमें अमेज़ॉन प्राइम पे सूट्स आपको दिखाया जाएगा, सूट्स आप देखा करो। बुक्स पढ़ा करो, जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे ना उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कोई भी मूवीज़ या इसमें क्लियरली बताया नहीं, मतलब जो रियलिटी रहती है वो कभी नहीं रहती है, वो सब फिक्शियस रहता है एंड सब एक इमेजिनेशन रहता है। बट बुक्स जो रहती है, आप सारी बुक्स पढ़िएगा, लॉ रिलेटेड आपको बहुत क्रिमिनल, पहले तो आप IPC CRPC पढ़िएगा, तब तो आपको लॉ पता चलेगा। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता चलेगा। आपको भी पर्सनली पता नहीं होगा कि आपके राइट्स कौन कौन से है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद वो भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा और आप उस हिसाब से सोचोगे भी। एंड आपको लॉ का नॉलेज आने के बाद डेफिनेटली यू विल बी फाइट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स ऑल्सो फॉर गेटिंग अ जस्टिस। या so thank you once again Rotary Club of Bhavnagar Royal for giving me this opportunity, and yeah, chalo Vandit, thank you so much once again. So guys, just take care of yourself, don't go out, stay home, stay safe. Thank you once again.